आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रैलियां कर्जे का रास्ता जो है जो केंद्र ने सजेस्ट किया था उसको हिमाचल प्रदेश सरकार ने मान लिया है। 10 राज्यों ने जो है इस रास्ते का विरोध किया है और क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है केंद्र की एक एक्सटेंशन सरकार है, तो इन्होंने हिमाचल के हितों को ताक पे रख के दरकिनार करके सीधे जीएसटी में जो ऑप्शन दी गई थी, ऑप्शन नंबर 1 कर्जे की, उसको स्वीकार कर लिया है और इसके हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे बहुत दूरगामी जो है असर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार को जीएसटी का कंपनसेशन जून 2022 तक हिमाचल प्रदेश को देना था और यानी कि जितना भी गैप फंडिंग होनी थी, जितना भी नुकसान होना था, वो 2022 तक केंद्र को हिमाचल प्रदेश को देना था। लेकिन अब केंद्र ने इनकार कर दिया और 10 राज्यों ने उसका विरोध किया जो फार्मूला केंद्र ने दिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले ही झटके में कर्जे के रास्ते को जो है स्वीकार कर लिया। 7% उन्होंने घटा दिया, इंक्रीज भी घटा दी। जैसे 100 पे 110 हो जाना था, हर साल बढ़ना था, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने 10% से 7% जो है उसको मान लिया। और थर्ड 1% एडिशनल कर्जा मिलेगा इसमें, और वो ऑप्शन इन्होंने ले ली, तो वो भी जो है 1% जो है कर्जा ही है। तो कुल मिला के जो हिमाचल प्रदेश सरकार केंद्र सरकार से, केंद्र की जो मोदी जी की सरकार है, उसके सामने हिमाचल का पक्ष सही तरीके से नहीं रख पा रही है। और अगर सरकार में दम होता तो सरकार ये कहती कि हम 55,000 करोड़ रुपए के कर्जे में चल रहे हैं, पिछले 3 साल से लगातार कर्जे ले रहे हैं और भारी भरकम कर्जे हम उठा रहे हैं, हमें कोई पैकेज नहीं मिला, ना फाइनेंशियल पैकेज मिला, ना वित्तीय पैकेज मिला, ना कोई टूरिज्म पैकेज मिला, ना कोई इंडस्ट्रियल पैकेज मिला, कोई नहीं मिला। इसलिए कम से कम जीएसटी का कंपनसेशन वो तो केंद्र हमें दे जो एग्रीड था। और लेकिन ना तो इन्होंने जो है केंद्र की बात का विरोध किया और ना ही उनके साथ जाके कोई आर्गू किया कि हिमाचल को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब कैश में हिमाचल को सिर्फ 840 करोड़ रुपए देने की उन्होंने बात की और उसके बाद जो है कुछ पैसा जो है जो कलेक्शंस में से उन्होंने कहा हम काट के दे देंगे, बाकी पैसा जो है आपको स्टेट को चुकता करना पड़ेगा, स्टेट को जो है पैसा देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है जब 10 स्टेट्स विरोध कर रहे हैं तो एक बार तो हिमाचल सरकार भी विरोध करती। हिमाचल सरकार, क्योंकि जब हिमाचल बनाया गया था, हिमाचल की बनाने के समय उस समय भी पता था कि हिमाचल वित्तीय तौर पे वायबल स्टेट नहीं है। ये पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था कि हिमाचल प्रदेश की जनता की राजनीतिक जो अभिलाषाएं हैं उनको पूरा किया जाए। इसलिए हिमाचल का गठन हुआ। उस समय भी ये मालूम था कि फाइनेंशियली दिक्कतें रहेंगी, लेकिन केंद्र मदद रखेगा। अब कहते तो ये डबल इंजन की सरकार रहे, लेकिन अब जो है हिमाचल की अपनी अर्थव्यवस्था तो चरमरा गई है
और केंद्र ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और सबसे बड़ा जो झटका दिया है वो जीएसटी कंपनसेशन को दिया है, जो कि हमें जून 2022 तक मिलनी थी। अब सिर्फ कर्ज ही एकमात्र सहारा रह गया इस सरकार को चलाने के लिए, और आने वाले 2 साल जो हैं पूरी तरह कर्जे पर आश्रित हो गए हैं। और सरकार ने भी इस लोभ लालच में कि 1% और कर्जा हम उठा सकते हैं और हमारी कर्ज की लिमिट बढ़ाई जा रही है, तो सरकार इसी बात से खुश चल रही है कि हमें कर्जा लेने की इजाज़त दे रही है केंद्र। लेकिन हिमाचल का ओवरऑल बहुत बड़ा लॉस जीएसटी से के बारे में केंद्र के फैसले से हुआ है। अभी भी हम सरकार से कहेंगे कि अपना वित्तीय पक्ष सेंटर के साथ प्रभावशाली तरीके से रखो। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे तो कोई बात रखी नहीं जा रही है। कोई पत्र व्यवहार हो रहा है तो कोई अफसर लेवल पे कोई पत्र लिखा दिया जाए तो अलग बात है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बताए कि क्या उन्होंने जीएसटी की कंपनसेशन को लेके केंद्र के साथ कोई अगर पत्र लिखा है तो वो जो है सार्वजनिक करें, कि पब्लिक डोमेन में उसको लेके आएँ कि आपने क्या सरकार से, केंद्र सरकार से ये मसला उठाया कि आपको 22 जून तक जीएसटी का कंपनसेशन मिलेगा, और उसका जो सेंटर जो व्यू ले रही है, आपने उसका विरोध करने के लिए अगर कोई पत्र लिखा या आप जाके फाइनेंस सेक्रेटरी से, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले या वित्त आयोग के चेयरमैन से मिले, किस से आप मिले, उसका उल्लेख जो है जनता के दरबार में किया जाए। तो ये एक बहुत अहम मामला है जीएसटी को लेके। और सेकेंडली, इस समय हम किसान आक्रोश रैलियां जो है हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने भटियात में कार्यक्रम किया। हमारे साथी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन कुलदीप पठानिया जी, इनके हल्के में अभी आक्रोश रैली निकाली गई, और कल हमने तीसा में हमारे सुरेंद्र भारद्वाज जी का जो चुनावी हल्का है वहाँ पे हमने आक्रोश रैली निकाली। और आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं, उनमें गुस्सा है, और जिस तरीके से इस कानून को पास किया गया, केंद्र लोकसभा में तो इनका बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में जो है इस बिल को इन्होंने इस कानून धक्के से पारित कर दिया, और डिवीज़न ऑफ वोट तक जो है नहीं की। और जो लोग विरोध कर रहे थे, जो सांसद विरोध कर रहे थे, उनको जो है बाहर निकाल दिया गया और अपना कानून जो है पास कर दिया। उसके बाद उम्मीद थी कि राष्ट्रपति इसको जो है हस्ताक्षर किए बगैर केंद्र सरकार को लौटाएंगे, एक बार कि वो इस पे गौर करें, द्वारा देखें इस बिल को, लेकिन राष्ट्रपति जी ने भी उस पर साइन कर दिए। अब ये है कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में किस ढंग से विरोध हो रहा है, हरियाणा में किस ढंग से विरोध हो रहा है, पूरे देश में ही लगभग विरोध हो रहा है, क्योंकि एक स्थापित प्रणाली को पूरी तरह एबॉलिश किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे लाहौल में, जो रोहतांग टनल का जब उन्होंने उद्घाटन किया, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस बिचौलियों के साथ खड़ी है, जबकि हमारा आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। देश के चंद पूंजीपति जो है ये पूरी अर्थव्यवस्था को, किसान की अर्थव्यवस्था को पर कब्जा करना चाहते हैं, और उनकी डॉटेड लाइंस पे ड्राफ्ट किया हुआ कानून जो है वो पास किया गया है। और ये अब आने वाले समय में चंद लोगों का साम्राज्य हो जाएगा किसान का। अभी किसान की उत्पाद की बात आ रही है, आने वाले समय में
किसान की ज़मीनों पे इनका कब्जा होगा, और ये पूरे किसान का जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसको हथियाने की, उस पर कॉरपोरेट का कब्जा कराने की एक बहुत बड़ी साजिश हिंदुस्तान में हुई है। और हम मांग क्या कर रहे हैं? वैसे तो आप सुन रहे होंगे कि ये भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही है जो हमने किया है। भाई आप अगर समझने वाली बात होती तो आप अकालियों को समझा लेते, जो आपके इतने साल से पार्टनर थे। वहाँ आपके उनके मंत्री हरसिमरत कौर को इस्तीफा देना पड़ा, इसका मतलब आप उनको नहीं समझा पाए। उन्होंने एनडीए से समर्थन वापस लिया। अगर समझने वाली बात होती, जब आप अपने पार्टनर्स को नहीं समझा पा रहे हैं तो हमें समझाने की क्या बात कर रहे हैं? और पंजाब के मुख्यमंत्री ने आपने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं तो इस आंदोलन को लीड करूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और किसान ये बहुत लंबे अरसे तक जो है प्रभावित होंगे, तबाह होंगे। इसलिए जो है इसका विरोध हो रहा है। हिमाचल में भी जो मंडियों का सेटअप है, जो इस समय मंडियों का सेटअप है, वो सारा समाप्त हो जाएगा। इसमें दो बातें जो हम मुख्य तौर पे कहना चाहते हैं। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का बिल में, कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि किसान को अगर रेट नीचे चले जाए तो स्पोर्ट प्राइस जो था, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो कंडीशन थी, वो इस बिल में ऐड नहीं की गई है, या तो वो उसमें होती। सेकेंडली, जो मंडियों का सिस्टम, जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है कि अगर उत्पाद कहीं नहीं बिकेगा तो कम से कम मंडी में तो जाएगा, और मंडी में जाके जो है उसको आगे भेजा जाएगा, तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी। और पूंजीपति जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, जगह जगह जो है अपने एजेंट्स रख के, अपने लोगों को रख के ये सारी खरीदो फरोख्त करेंगे, और जब सस्ते दामों पर लेके पूरे विश्व में भारी भरकम रेट्स पे जो है किसान का उत्पाद बेचेंगे। तो ये हमारा विरोध है। हम इसके लिए जो है पूरे प्रदेश में अलग जगा रहे हैं, पूरे किसान को हम बता रहे हैं। और अब क्योंकि ये इन्होंने कानून बना दिया, तो जैसा कि हम कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हम आके इस कानून को जो है निरस्त करेंगे, और हम भी हिमाचल प्रदेश में इस कानून को, कांग्रेस की सरकार जब भी बढ़ेगी, हम इसको लागू नहीं करेंगे। किसान का विरोध का कोई भी बिंदु जो है स्वीकार्य नहीं है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी बताए कि वो क्या किसान के साथ खड़ी है या वो पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। वो सरकार को भी इस बात में स्पष्ट कर देना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पे विरोध चल रहा है। और उसके बाद जो रोहतांग टनल का जो उद्घाटन हुआ, और ये टनल जो है 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, और ये 10,040 फीट की ऊंचाई पे बनी है, और ये 9.02 किलोमीटर लंबी है। और ये ना केवल हमारे ट्राइबल इलाके को जोड़ती है, जो कि 6 महीने बर्फ के कारण कट जाता था, बल्कि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे हमारे जो वहाँ पे रसद जानी है या कोई हमारी मशीनरी जानी है डिफेंस की, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जी ने आके कुछ ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि मानो ये टनल उन्होंने ही रात के अंधेरे में बना दी है।
और उनके जाने के बाद से भाजपा नेता भी लगातार एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी या उनके दूसरे सहयोगी लगातार एक इम्प्रेशन ऐसा दे रहे हैं कि ये टनल जो है भाजपा की देन है, अटल जी के समय में इसकी कल्पना हुई और मोदी जी ने बना के तैयार किया। इसलिए ये जो है इतिहास को जो है ट्विस्ट किया जा रहा है, इस टनल के इतिहास को। ये बहुत इम्पोर्टेंट टनल है। इस टनल के शिलान्यास के मौके पे भी हम साक्षी थे और इसके उद्घाटन के मौके पे भी हम साक्षी बने और हम गए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नज़रिए से ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जिस तरीके से उन्होंने पेश किए बात, और आपको याद होगा कि 2010 में श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी, उन्होंने आके इस टनल का फाउंडेशन स्टोन किया। कुछ भाजपा के लोग जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि सोनिया जी ने किस कैपेसिटी में किया, तो वो यूपीए की चेयरपर्सन थी और उस नज़रिए से यूपीए की चेयरपर्सन के नाते उन्होंने फाउंडेशन स्टोन किया। और मनमोहन सिंह जी हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने इसकी तमाम औपचारिकताएं पूरी की और पहले ही चरण में 1355 करोड़ रुपए का बजट मुहैया करवाया और उस पे जो है काम शुरू हुआ। जिन्होंने शिलान्यास किया, जिन्होंने बजट मुहैया करवाया, आज उनकी किसी ने बात तक नहीं की, आज उनकी चर्चा तक नहीं की गई। और मैं तो टनल पे गया था, मुझे तो वो जो पाटिका थी, जो शिलान्यास पाटिका, वो भी कहीं नजर नहीं आई। चाहिए तो ये था कि जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का उद्घाटन का पाटिका लगी है, उसके दूसरी तरफ जो है शिलान्यास पाटिका भी लगती। और यही लोकतंत्र जो है कि सबसे बड़ा तकाजा है, क्योंकि लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है। तो दोनों बातें आमने सामने होती कि किसने फाउंडेशन स्टोन किया और किसने जो है इसका उद्घाटन किया। लेकिन जो है उसको जो है सीमित किया गया और ये कहा गया कि कांग्रेस के शासन में टनल थोड़ी सी बनी थी, जबकि डिफेंस के जो उद्घोषक थे वहाँ पे, उन्होंने ये कहा उस मंच से कि वहाँ पे एक नाला था, तेरी नाला, उसमें इतना पानी था कि उसको नियंत्रित करने, उसको प्लान करने में 4 साल लगे। जब इतनी इम्पोर्टेंट टनल थी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इतना पानी का नाला आया, उसको नियंत्रित करने में समय लगा। ये तो डिफेंस के लोगों ने कहा वहाँ पे। और सेकेंडली डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे कहा कि ये विद इन बजट जो है टनल कंप्लीट हुई है। और ये सबको मालूम है कि टनल के बारे में शुरुआत तब हुई जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी, भारत रत्न, वो जो है ट्राइबल इलाके में आया करते थे। वहाँ के लोगों ने जब ये बात कही कि यहाँ पे 6 महीने बंद रहता है, तो उन्होंने एक कल्पना की कि यहाँ पे टनल बननी चाहिए। उसके बाद सर्वे हुए, लंबे अरसे तक सर्वे चलते रहे, कंपनियां आई, सारे तौर तरीके देखे जाते रहे और वाजपेयी जी ने जो है वहाँ पे टनल तक जो है सड़क बनाने के रास्ते का शिलान्यास किया था। वाजपेयी जी ने सड़क का किया था, सोनिया जी ने टनल का किया। ये दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि, और जब सोनिया जी आई थी तो उन्होंने वाजपेयी जी की कंट्रीब्यूशन की भी चर्चा की कि उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए कदम उठाए। लेकिन आज बड़े इतने संकोच से ये लोग काम कर रहे हैं कि दूसरे लोगों की एफर्ट का जिक्र तक नहीं करना चाह रहे हैं कि किसने क्या क्या किया। इसलिए इतिहास बदला नहीं जा सकता। इस टनल का इतिहास जो है ये कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस ने इसका शिलान्यास किया और कांग्रेस की सोच के चलते ही ये पूरी हुई है। चाहे कोई भी जितना मर्जी टॉल क्लेम जो है
इसका प्रयास करता रहे, लेकिन हकीकत को कभी जुटलाया नहीं जा सकता। और मैं तो लाहौल स्पीति यहाँ तीसा और याद आने से पहले मैं लाहौल से ही आ रहा हूँ, और वहाँ के लोगों में भी आक्रोश था। और वो मैंने वहाँ पब्लिक मीटिंग की, लोग वहाँ पे खुद बात कर रहे थे कि इसका जिक्र जो है होना चाहिए था कि कब कब क्या क्या हुआ, लेकिन एक तरफा बात हो रही है। ये राजनीति में किसी भी तरह सही नहीं है। और ये कहना कि फाइल्स टॉस करती रही और जो है कांग्रेस होती तो 2040 में बनती, ये निराधार बातें हैं। और प्रधानमंत्री जी या भाजपा के लोग, भाजपा की हिमाचल की सरकार ये बताए कि 8 बार प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए, 8 बार में उन्होंने क्या क्या हिमाचल प्रदेश को दिया। और कोई ऐसी बात बता दे कि वो फाउंडेशन स्टोन उन्होंने किया था और उद्घाटन भी उन्होंने किया, तब तो बात है कि कोई चीज उन्होंने शुरू की और उन्होंने ही समाप्त की। ये तो कांग्रेस द्वारा शुरू की हुई चीजों का उद्घाटन करने पे भी आप कांग्रेस को कोस रहे हैं, जबकि हम ये सोचते थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और आके वो चाइना को यहाँ से संदेश कोई देंगे, क्योंकि बॉर्डर पे आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, बिल्कुल नज़दीक है जो है चाइना है, तो उसको कोई वहाँ से संदेश देते। उनको संदेश देने की बजाय जो है कांग्रेस को संदेश देते रहे। तो इस पे हमारा ऐतराज है। और इसके अलावा जो है जो हाथरस की घटना हुई है, और ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई। एक तो दुष्कर्म का मामला तो जो हुआ, लेकिन उसके बाद जिस ढंग से रात के अंधेरे में परिवार वालों को दूर रख के जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया और सारे सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। और उसके बाद हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी जब वहाँ पे जा रहे थे, जिस ढंग से बदसलूकी उनसे की गई, जिस ढंग वो उस परिवार से मिलने जा रहे थे, उनके आंसू पोंछने जा रहे थे, उनसे सहानुभूति जताने जा रहे थे, लेकिन उनको जो है उन पे डंडे चलाए गए। और आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी प्रियंका गांधी जी के साथ, और प्रियंका गांधी जी के साथ भी किस तरह से बदसलूकी हुई। और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी जो है इसका संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि ये शॉकिंग है घटनाक्रम। तो किस ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, ये हम सब ने देखा और हम इसकी निंदा करते हैं। और इस मसले की पूरी तरह जांच करने पे ही तमाम पहलू जो है सामने आ पाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में भी ये मौजूदा सरकार जो है गुड़िया प्रकरण और होशियार सिंह प्रकरण के मामलों पे जो है सत्ता में आई थी, लेकिन गुड़िया को ये न्याय नहीं दे पाए। और अब उस परिवार को जो है सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ा है न्याय के खिलाफ। होशियार सिंह प्रकरण में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, ये सिर्फ हेल्पलाइंस बनाने तक की बातें सीमित रह गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक कोरोना काल का सवाल है, जो ये पिछले 6 महीने बीते हैं और पूरा तंत्र चरमरा गया है, क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को क्यों हटाया? क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी को क्यों हटाया? क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि उनके हेल्थ डायरेक्टर को क्यों जेल जाना पड़ा? क्या हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएंगे कि चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल
को किन परिस्थितियों में जो है जबरन रिटायरमेंट जैसी पहल करनी पड़ी, और किस परिस्थिति में आपने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाया। और इस समय जो है लगभग 225 केसेस हो गए हिमाचल प्रदेश में, 225 के आसपास केसेस हो गए, और 150 केसेस अकेले सितंबर में हुए हैं। अकेले सितंबर में 150 केसेस हुए हैं, और अक्टूबर के पहले शुरुआत में ही जो है 50 के आसपास डेथ्स हुई, और बड़ी खतरनाक तरीके से अक्टूबर शुरू हुआ है। और इसका मतलब व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं, और हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है किताबें निकाल रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। क्या आप बताएंगे कि सितंबर में इतने बड़े पैमाने पे डेथ्स कैसे हुई, अक्टूबर की शुरुआत में ही जो है 50 डेथ्स कैसे हो गई, और केस कैसे बढ़ रहे हैं। और 52 केसेस ऐसे हैं जिनको कोई बीमारी नहीं थी, कोरोना हुआ, हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ गए। 52। तो कुछ को तो जोड़ देते हैं कि इनको कैंसर था जी, इनको शुगर था, इनका ब्लड प्रेशर था, इनका कोई बीमारी थी, लेकिन 52 केसेस ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो है वो दम तोड़ गए। तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है, इनको कोरोना को लेके पूरा रिव्यू करना चाहिए, अन्यथा और आने वाले समय में और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। व्यवस्था चरमरा गई है, हॉस्पिटल्स की हालत खराब है। हॉस्पिटल में जहाँ भी कोरोना पेशेंट पॉजिटिव केसेस रखे जा रहे हैं, हमारा सरकार से आग्रह है कि वहाँ पे कैमरे लगाएं, पता लगे कि उनको कैसा खाना दिया जा रहा है, पता लगे कि उनको कैसे डील किया जा रहा है। और हॉस्पिटल में, क्योंकि शिमला के हॉस्पिटल में सुसाइड हो गया, शिमला IGMC जैसे बड़े अस्पताल से हिमाचल प्रदेश का मंत्री जो है उपचार की कमी के चलते भाग खड़ा हुआ, और 2 मंत्री इनके पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल में रहे। एक को चंडीगढ़ जाना पड़ गया, एक जो है IGMC में थे, और उन्होंने वीडियो डाल के भी शेयर किया कि क्या परिस्थिति है, और वो वहाँ से जो है घर के लिए चले गए कि घर में ठीक होगा। तो इसलिए अस्पतालों का अंदाजा लगाया जा सकता है, वहाँ पे कैमरों की व्यवस्था की जाए, वहाँ पे जो है उनको ठीक ढंग से देख रेख हो रही है, अन्यथा हॉस्पिटल जाने का फ़ायदा क्या है अगर कोई किसी को हाथ ही नहीं लगाएगा। तो इसलिए कोरोना को लेके जो ये स्थिति बनी है, और जो आशंका हमने 8 मार्च को व्यक्त की थी, शुरुआत में ही विधानसभा सत्र में की थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो अब बिल्कुल सामने आ गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश के लोगों से बहुत बड़ा अन्याय किया है। इन्होंने राशन महंगा कर दिया, राशन की सब्सिडीज हटा दी, जबकि ये मौका था कि लोगों की मदद की जाती। नंबर 2, इन्होंने बिजली महंगी कर दी, और तीसरा इन्होंने बसों का किराया बढ़ा दिया, और थोड़े से सफ़र करने पे जो है जो किराया है वो भी इन्होंने बढ़ा दिया। तो जो मदद की ज़रूरत थी वो नहीं हुई। दालें महंगी हो गई, नमक महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, वो सारी चीज़ें जो है सामने हैं। जो और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। पहले ही हिमाचल प्रदेश में 14 लाख बेरोजगार हैं, और 5 लाख के आसपास लोग बाहर से आए हैं, जिनकी नौकरियां छूट गई पूरे देश में। जो बच्चों का पालन कर रहे थे वो लोग बाहर से आए, उनको जो है सरकार कोई भी मदद करने में असमर्थ है। सरकार के पास ना कहीं देने के लिए नौकरी है, और जो अब इतने बड़े पैमाने पे जो बेरोजगारी का आंकड़ा है, सरकार इससे कैसे डील करेगी, इसका भी सरकार को बताना चाहिए।
तो ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और मैं देख रहा था कि जबकि लोग परेशान हैं, यहाँ चंबा में धड़ल्ले से जो है फाउंडेशन स्टोन हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जो है पंचायतों के इलेक्शन को मद्देनजर करते हुए लोगों को नज़र में धूल झोंकने के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन्स किए जा रहे हैं, बिना सैंक्शंस के जो है काम किए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ पंचायतों के मद्देनजर करते हुए किए जा रहे हैं, अदरवाइज विकास पूरी तरह ठप है हिमाचल प्रदेश में। विकास के लिए हिमाचल सरकार के पास कोई पैसा नहीं है, और पहले ही डिपार्टमेंट्स को लिखा जा चुका कि अपने बजट का 35% कम खर्च करेंगे। 35% की कटौती जो है डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट कर दिया गया है, आप पैसा खर्च नहीं करेंगे। और जो विभागों के पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे पे सरकार की नज़र है। और यहाँ तक कि रेड क्रॉस और विधायक निधि का भी जो बैकलॉग है, जो पीछे पड़ा हुआ पैसा है, उसको भी सरकार जो है खर्च करना चाहती है। रेड क्रॉस में खर्च करना चाहे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति की क्या हालत होगी। तो ये स्थिति चल रही है। चंद चहेतों को फायदा देने की कोशिश हो रही है, ठेकेदारों को मदद करने की कोशिश की जा रही है जो इसकी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अन्यथा सब कुछ बेहाल है। और हम सरकार से एक आग्रह हम करना चाहते हैं कि ये जो आउटसोर्स के लोगों का खास ख्याल रखें इस दौरान, और उनको जो है तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। और जो नई भर्ती कहीं हो रही है किसी विभाग में, क्लास 3 और क्लास 4 में इंटरव्यू के नंबर समाप्त हो चुके हैं, और अब किस ढंग से जो है इंटरव्यू लिए जा रहे हैं और इंटरव्यू के नंबर लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। जब प्रदेश में इंटरव्यू खत्म है, मुताबिक उनको नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये मामला अदालत में भी जाएगा, और सरकार बदलने पर ऐसे लोगों पे जो है कार्रवाई होगी, ये मैं कहता हूँ। बहुत धन्यवाद। कोई आपकी बात होगी। मामले जो हैं ये कांग्रेस हाईकमांड से जुड़ा हुआ सवाल है। जब भी हमारे बड़े नेता, शीर्ष नेता आएंगे, आप ये सवाल उनके समक्ष रख सकते हैं। हमें जो जिम्मेवारियां दी गई हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाते और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के नाते, जिनको जो जिम्मेवारियां मिली है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं।